अगर मैं कहूं कि भारत में एक ऐसा मामला हुआ जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों ने 42 मासूम बच्चों की जान ली और फिर भी उन्हें फांसी नहीं हुई। सोचिए, एक माँ और उसकी 2 बेटियां दिन में सड़क पर आम लोगों के बीच घूमती और रात में उनकी योजना बनती। आज जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं वह दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर परिवारों में से एक की सच्ची दास्तान है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब हमारे ही देश में, हमारे ही शहरों की गलियों में हुआ था। साल 1990, पुणे का चतुरंगी मंदिर। दोपहर का वक्त, मंदिर के बाहर भीड़ लगी है, घंटियों की आवाज मिल रही है सड़क के शोर में। एक औरत फटे पुराने कपड़ों में, हाथ में एक छोटा बच्चा, लोगों के बीच से निकलने की कोशिश कर रही है। अचानक एक आदमी चिल्लाता है, अरे मेरा पर्स! औरत का हाथ पकड़ा जाता है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं। देखो, मैं माँ हूँ, ये मेरा बच्चा है, मैं कसम खाती हूँ कि मैंने चोरी नहीं की। भीड़ थोड़ी नरम पड़ती है, लेकिन तभी वह बच्चा सड़क पर गिर जाता है। बच्चे को देखकर लोगों का गुस्सा बदलकर दया में बदल जाता है। सोचते हैं, इतनी छोटी उम्र के बच्चे के साथ कोई औरत चोरी क्यों करेगी? शायद भिखारिन है। भीड़ हटती है और औरत को जाने देती है। चुपके से उस औरत के पास 2 किशोर लड़कियां आ जाती हैं, उसकी बेटियां रेणुका और सीमा। तीनों एक सुनसान दिशा में निकल पड़ती हैं। सड़क पर हल्की धूप, हवा में मिट्टी की गंध, लेकिन उस क्षण उनकी आंखों में सिर्फ एक योजना है। यह न तो फिल्म है, न किसी नोवेल की कहानी, यह असल जिंदगी का सच है। उस दिन एक मासूम की जान के साथ खेलते खेलते भारतीय इतिहास के सबसे खतरनाक सीरियल किलर परिवार का जन्म हुआ। अंजना गायकवाड़ पौन, नासिक की रहने वाली, जवानी में ट्रक ड्राइवर से प्यार, फिर भागकर पुणे पहुंची। एक बेटी रेणुका हुई। वक्त बदला, साथी बदल गए। गरीबी ने दरवाजे पर डेरा डाल लिया। काम का मन नहीं, पढ़ाई नहीं तो चोरियां शुरू। फिर शादी मोहन गायकवाड़ से, दूसरी बेटी सीमा। लेकिन बदनसीबी फिर आई, मोहन ने उन्हें छोड़ दिया। तीनों भूख से जूझने लगे। अंजना ने चोरी और भीख दोनों को अपना काम बना लिया। बेटियों को भी यही सिखाया। चतुरंगी मंदिर वाली चोरी, घायल बच्चा और सहानुभूति का हथियार। अंजना को एक नया तरीका मिल चुका था, छोटा बच्चा उठाना, चोरी करना, पकड़े जाने पर बच्चे को दिखाकर जान बचाना और बाद में बच्चे का निपटारा करना। झुग्गी बस्ती की टेढ़ी मेढ़ी गलियां, बच्चों की हंसी दौड़, लेकिन गरीबों की लापरवाही। अंजना और उसकी बेटियां ऐसे बच्चों पर नजर रखती थीं जो बोल नहीं सकते थे। 1 से 4 साल उम्र। पुलिस केस का खतरा कम होता था क्योंकि ये बच्चे गरीब परिवार से होते थे। धीरे धीरे यह तरीका उनका रोज का काम बन गया। कभी कूड़े में छोड़ना, कभी पानी में डुबाना, लेकिन कैमरे नहीं थे, खबरें दब जाती थीं और हर गुजरते दिन के साथ उनका आत्मविश्वास और आतंक दोनों बढ़ते गए। दोस्तों, सोचिए, एक ही परिवार के 3 लोग बिना किसी डर के शहर में घूम घूम कर बच्चों का अपहरण और हत्या कर रहे थे। क्या हमारी गलियों में ऐसे चेहरे आपको नजर आते हैं जिन्हें आप नजरअंदाज कर देते हैं? अगर कहानी आपको झकझोर रही है तो अभी लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले हत्याकांड के बारे में आपको बताऊंगा जो पुलिस को भी हैरान कर गए। 6 साल, लेकिन इन 6 सालों में 3 लोगों का यह परिवार किसी छाया की तरह अपनी चाल चलता रहा। सड़क पर दिखने वाली मामूली भिखारिन और उसकी 2 बेटियां असल में मौत की दुकान चला रही थीं। एक दिन 10-12 महीने की भावना नाम की बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। अंजना और उसकी बेटियां उस बच्ची को उठा लेती हैं। शहर की गलियों के बीच से गुजरते हुए बच्ची लगातार रो रही है। रेणुका के चेहरे पर सख्ती, सीमा की आंखों में चिड़चिड़ाहट। रेणुका कहती है, चुप कर इसे। रोना अचानक रुक जाता है और हवा में अजीब सी खामोशी भर जाती है। लाश को उन्होंने एक काले रंग की पॉलीथीन में बंद किया। रास्ते में एक थिएटर आया। शुक्रवार को नई फिल्म लगी थी। अंजना कहती है, पहले फिल्म देखते हैं। वे पॉलीथीन को लेडीज टॉयलेट में रख देते हैं। सीट पर बैठकर पॉपकॉर्न खाते हैं। फिल्म खत्म होती है। वे टॉयलेट में बोरी छोड़कर निकल जाती हैं। बाद में सफाई करने वाले को असली सच पता चलता है। 6 साल में 42 बच्चों का अपहरण और हत्या। यह आंकड़ा आजाद भारत के लिए रिकॉर्ड था। गरीबी और लापरवाही ने पुलिस की कार्रवाई को धीमा कर दिया। हर लापता बच्चा बस एक गायब नाम बनकर रह गया। पुलिस के पास कोई खास सुराग नहीं था, लेकिन कभी कभी किस्मत भी अपना खेल खेलती है। मोहन गायकवाड़, अंजना का दूसरा पति, नए परिवार के साथ खुश था। उसकी पत्नी प्रतिमा और 9 साल की बेटी क्रांति साथ में रहते थे। अंजना को यह मंजूर नहीं था। जले हुए दिल में एक नई योजना बनी थी। छोटी बच्ची क्रांति को हटाना होगा। एक साधारण दिन था। खेतों में गन्ने की खुशबू, हवा में शाम की ठंडक थी। अंजना, रेणुका और सीमा मौका देखकर क्रांति को उठाकर ले जाती है। कुछ समय बाद खेत के किनारे सिर्फ खामोशी रह जाती है। लाश वहीं गन्ने के बीच छोड़ दी जाती है। बेटी गायब होते ही मोहन गायकवाड़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस शक के तीर अंजना और बेटियों पर थे।
थाने में सन्नाटा, टेबल पर फाइलें, अंजना चुप। लेकिन बेटियां दबाव के आगे टूट गईं। रेणुका की कांपती आवाज, हमने किया है। सीमा भी सहमति में सिर हिलाती है। अब पुलिस के पास पहली बड़ी कड़ी थी। क्रांति का केस खोलते खोलते एक ऐसा चक्र सामने आया जिसने अफसरों को भी सिहरने पर मजबूर कर दिया। सीरियल किलिंग के बीच में 1989 में रेणुका ने किरण शिंदे से शादी की थी। शायद उसने सोचा होगा कि अब जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन आदतें आसानी से नहीं बदलती। क्रांति के केस में किरण शिंदे भी गिरफ्तार हुआ। तेज पूछताछ में वह सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया और फिर उसने वो सच बताया जो सुनकर सीआईडी भी स्तब्ध रह गई। मेरी पत्नी अपनी माँ और बहन के साथ बैठी थी, उंगलियों पर गिन रही थी कि अब तक कुल कितने बच्चों को मारा है। गिनते गिनते उसने कहा 42। ये आंकड़ा सामने आते ही देश भर में खबर फैल गई। दुनिया की मीडिया भी चर्चा करने लगी। 6 साल पुराने इन जुर्मों में सबूत मुश्किल थे, लेकिन सीआईडी ने मेहनत करके 13 अपहरण और 6 हत्याओं में अंजना, रेणुका और सीमा को सीधा जोड़ा। बेटियों का बयान, हमने मां के कहने पर किया था। अभी तक आपने देखा कि किस तरह एक छोटी चोरी से शुरू हुई कहानी बच्चों की मौत के सिलसिले में बदल गई। लेकिन दोस्तों, असली मोड़ अभी बाकी है। अंजना की मौत, बेटियों की फांसी की सजा और फिर वो चौंकाने वाला फांसी से बचाव का मामला, ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप सोचते हैं कि कानून हमेशा समय पर न्याय देता है, तो अगली कड़ी आपको हिला देगी। सीआईडी के पास अब ठोस सबूत थे। 13 अपहरण और 6 हत्याओं में अंजना और उसकी दोनों बेटियों रेणुका और सीमा की सीधी भागीदारी साबित हुई थी। बेटियां बार बार दोहराती, हमने मां के कहने पर किया था। कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी कि मास्टरमाइंड अंजना की एक गंभीर बीमारी से अचानक मौत हो गई। कह सकते हैं प्रकृति ने उसे खुद सजा दे दी। लेकिन रेणुका और सीमा पर कानून का शिकंजा अब और कड़ा हो चुका था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की कोर्ट ने दोनों बहनों को फांसी की सजा सुनाई। 2004 में हाई कोर्ट ने भी कहा, ये अपराध इतने भयावह हैं कि इसके लिए मौत से कम कोई सजा नहीं हो सकती। भारत का न्याय तंत्र मानता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा, इन अपराधों में इतनी निर्दयता है कि सजा मौत ही होनी चाहिए। दोनों बहनों ने राज्यपाल के पास दया याचिका डाली 2008 और 2009 में। उत्तर आया, याचिका खारिज। इसके बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भी दया याचिका गई। संविधान की धारा 72 के तहत राष्ट्रपति फांसी की सजा को आजीवन कैद में बदल सकते हैं, लेकिन 54 जुलाई 2014 राष्ट्रपति ने भी ये याचिका खारिज कर दी। इस फैसले का मतलब था भारत के इतिहास में पहली बार 2 बहनों को एक साथ फांसी दी जाने वाली थी। राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज हुए सिर्फ 1 महीने बाद इनके वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अर्जी डाली। नियम के मुताबिक राष्ट्रपति को दया याचिका 3 महीने में निपटानी चाहिए, लेकिन यहां 5 साल से भी ज्यादा लग गए। महाराष्ट्र और गृह मंत्रालय ने कहा उनकी तरफ से कोई देरी नहीं हुई, लेकिन दया याचिका में अनदेखी योग्य देरी हुई है। इससे फांसी का इंतजार कर रहे गुनहगारों पर अमानवीय असर पड़ा है। नतीजा, फांसी की सजा आजीवन कैद में बदल दी गई। शर्त, दोनों को पुणे की यरवदा जेल में आखिरी सांस तक रहना होगा। इतनी सनसनीखेज कहानी पर टीवी शो सावधान इंडिया ने भी इस केस को दिखाया। लेकिन जो लोग असल में इस केस को जानते हैं, वे जानते हैं नकली पर्दा किसी असली खौफ को मिटा नहीं सकता। ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं, ये कहानी है कि कैसे इंसानी लालच और बेरहमी रिश्तों की सबसे पवित्र डोर को भी तोड़ देती है। देश के सबसे घिनौने अपराधों में दर्ज नाम अंजना, रेणुका और सीमा गायकवाड़ जेल की सलाखों में अब उम्र गिन रहे हैं। लेकिन जो मासूम अब कभी बोल नहीं पाएंगे, उनका न्याय सिर्फ कहानियों में ही सुनाई देगा। दोस्तों, आपके हिसाब से इन बहनों को फांसी मिलनी चाहिए थी या उम्र कैद सही है? अपने विचार कमेंट में लिखें। अगर आपको इस केस का यह डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वर्णन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की गलियों से हो सकती है।